हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का मूलतः एक ही है। वो क्या है? क्या अवतरण सत्य है? हाँ, सत्य है। क्या अवतरण ही पर्याप्त है? अपर्याप्त है। हमारे उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है कि मनुष्य अपने संकल्प के अनुरूप अवतरण कर सकता है, न केवल वर्तमान जीवन में अपितु आने वाले जीवन में भी। मनुष्य सोचता है कि अगर अवतरण एक सत्यता है तो मुझे संघर्ष की आवश्यकता क्या है? हाथ आई चीज को छू करके अगर हम अधूरे रह जाएं तो वो बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। तुम्हारे जीवन में आत्मसंतोष आ जाएगा तो विचार करो। तुम्हें अधिकार है कि तुम सोच सको कि प्राइवेट जेट मेरा हो। तुम भले उसकी फोटो अपने सामने लगा करके उसकी आरती प्रतिदिन उतारा करो। इतना सुंदर ये अवसर है और मेरे लिए इसलिए ज़्यादा सुंदर है क्योंकि ये मेरे लिए पहला मौका है जब मैं यहाँ आया। यूँ तो स्टूडियोज़ में सर के साथ चाहे दूरदर्शन राष्ट्रीय के लिए किए गए प्रोग्राम हो अवेकनिंग इंडिया, जिसको बहुत पसंद किया गया, एंड आई गेस करीब 17-18 साल उसको हो चुके हैं। छोटा सा बच्चा था, आज भी छोटा सा बच्चा हूँ सर के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे और निश्चित तौर पर जब भी मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो एक बड़ी चुनौती ये होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज भी भारती जी भी ये बोल रही थी, कई लोगों के कमेंट होते हैं कि हम और सुनना चाहते थे। और ये बात सही है कि जब किसी एक विषय पर किसी एक वक्ता को आप बड़े लंबे समय से सुन रहे होते हैं तो आपकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ती हैं कि हम उनसे उस विषय को और गहराई से समझें। ये मंच इसलिए और ज़्यादा स्वतंत्रता देता है क्योंकि ये अपना मंच है। यहाँ पर ये बाध्यताएं नहीं हैं कि हम बहुत सारे विषयों को एक जगह पर समेटें। तो एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं और मुझे लगता है आप में से सबको पता है। सबको पता है क्या है वो विषय? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके मंच पर। क्या है मैनिफेस्टेशन, है क्या? और दूसरा, आजकल अभी मुझसे कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो मैंने कहा एक दो मैनिफेस्टेशन कोच मेरे मित्र भी हैं और वो भी हमारे पॉडकास्ट में आए, लोग बहुत सुन भी रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का बाज़ार और मैनिफेस्टेशन के नए मायने, आजकल इसको लेकर जो युवाओं में दिलचस्पी है, पहले मुझे वो बताएं आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है कि मनुष्य अपने संकल्प के अनुरूप अवतरण कर सकता है, न केवल वर्तमान जीवन में अपितु आने वाले जीवन में भी। और समानांतर कर्म बंधनों का जो बोझ है वो तो चलता है, पर अवतरण प्रक्रिया मनुष्य के संकल्प की अनुरूपता में संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर केवल मैनिफेस्टेशन या अवतरण की बात करें तो उस संदर्भ में तो पूर्ण स्वीकारोक्ति है कि हाँ, अवतरण की प्रक्रिया सत्य है, ऐसा होता है। पर केवल क्या उतना ही सत्य है, ये संभवतः आज की हमारी चर्चा का निष्कर्ष ही निकल करके आएगा। तो आपके प्रश्न का पेट में इतने से भरता हूँ कि हाँ, अवतरण अर्थात मैनिफेस्टेशन इज अ फैक्ट, इट्स नॉट अ फैलेसी, वो सत्य है। अब प्रश्न का दूसरा पहलू, आज के दौर में जो मैनिफेस्टेशन बताया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, कभी आपकी नज़र पड़ी? आप भी तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा देखते होंगे, देखते हैं नहीं देखते हैं आप? ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा सा है। अपनी अनुरूप की रुचि के विषयों को देखने का अवसर तो मिलता है, पर कई बार बहुत से ऐसे विषय जो संज्ञान से इतर रह जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के संबंध में क्या कुछ चल रहा है उसकी आहट तो मुझे है। गहराई भले ही उतनी आज वर्तमान में ना हो, कुछ वर्ष पूर्व तक इसके विषय में बहुत कुछ सुनने में आता रहा। विशेषकर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे विषय आए तो उतनी गंभीरता से तब अवलोकन नहीं हुआ जितना धीरे धीरे उन्होंने एक पूरा साम्राज्य अपना बिछा दिया। तब ज्ञात हुआ कि नहीं, इसे विश्व गंभीरता से ले रहा है। और फिर निश्चित है कि ऐसे विषयों के प्रति हमारी गंभीरता का होना भी स्वाभाविक है। तो अगर आप केवल इस वर्तमान काल की कहें, इस वर्तमान काल की, तो संभव है कि कुछ बातें मेरे संज्ञान में नहीं आई होंगी, अन्यथा पूर्व की इसकी पृष्ठभूमि मेरे ज्ञान में है। मैं एक एक करके बता दूंगा, मेरे संज्ञान में सारी आ चुकी हैं क्योंकि उनमें से कईयों के पॉडकास्ट मैंने किए। और जब इस दौरान बात करते हैं तो एक दो ट्रिक्स हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं।
जैसे आप लोगों में से कितने लोग वो करते हैं, तस्वीर लगाते हैं कि ये तस्वीर लगा दो, इसको रोज़ उठकर देखेंगे तो ये काम हो जाएगा? कोई करता है? पक्का? बेटर टेक्निक है, वो भी सीखने वाले हैं अभी। बाकी लोग जो इसको सुन रहे होंगे ना डिजिटल माध्यम से इस बातचीत को, उनको भी पता लगेगा। तो कई टेक्निक्स बताई जा रही हैं कि आप किसी चीज़ पर बहुत ध्यान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी को हेलीकॉप्टर ख़रीदना है, और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मेरे एक मित्र ऐसा करते थे, कुछ हद तक वो गाड़ियाँ खरीद भी पाए, हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के पहले जेल हो गई। खैर, वो जो हेलीकॉप्टर वाली बात है वो कई लोगों ने आजमाई है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। कुछ बच्चों को एग्ज़ाम में पास होना है तो वो, जिन युवाओं की आप बात करते हैं ना, बड़ा कोमल मन होता है, वो बहुत जल्दी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस तरह के प्रयासों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इन प्रयासों को कैसे देखते हैं? और वो जो साम्राज्य आपने कहा ना, क्या वो साम्राज्य इसी तरह की टेक्निक्स की मार्केटिंग के बारे में कहा आपने? निश्चित रूप से अवतरण और अकर्मण्यता, इनको जोड़ करके ही आज बाजार गर्म दिखता है। मनुष्य सोचता है कि अगर अवतरण एक सत्यता है तो मुझे संघर्ष की आवश्यकता क्या है? मैं अपना समय, ध्यान और ऊर्जा केवल अवतरण के उन उपकरणों तक सीमित कर दूं, अथवा जो माध्यम है, जो युक्तियां सुझाई जाती हैं, तो उन युक्तियों तक, चाहे वो एफर्मेशंस हों, चाहे वो जैसे बताया गया जर्नलिंग हो इत्यादि, ऐसी जितनी भी युक्तियां हैं, क्यों ना मैं उन्हीं के माध्यम से ही, जो मेरे लिए ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना मुझे आज बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, मैं इसके द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करूं। तो अकर्मण्यता और अवतरण दोनों का युग्म जब बनता है तो वो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। मनुष्य दीर्घ काल तक केवल कल्पना मात्र करता है, और क्योंकि उसमें उतना पुरुषार्थ और जीवट जुटा नहीं होता, तो अवतरण भी बड़े औने पौने स्वरूप में रह जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि इस विषय की गंभीरता को जाना जाए, अन्यथा अवतरण अपने आप में असत्य प्रतीत होगा, जो कि है नहीं, यथार्थ है, सत्य है, पर उसकी सत्यता के लिए उसके साथ के महत्वपूर्ण घटक भी हमें स्मरण करने होंगे कि अवतरण अकेला अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसके साथ एक ऐसा जीवट भी चाहिए जो जिस विषय को हम अवतरित करना चाहते हैं उसे वहन करने में हमें सहायता दे। बिना सुपात्रता के, अगर जैसे आपने कहा हेलीकॉप्टर भी अगर अवतरित हो जाए और उसे, जिसे कहते हैं कि चला पाने की क्षमताओं से हम पूरित ना हों, तो वो खरीदा हो भी पहले दिन ही बिक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अवतरण के द्वारा हम आकाश से उसे दबाव डाल करके अपने हित में कुछ भी अवतरित कर लें, सुपात्रता न होने से वो अहित ही करेगा, अपितु वो और अधिक दारुण दुख दे करके जाएगा। हाथ आई चीज़ को छू करके अगर हम अधूरे रह जाएं तो वो बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। और यही अगर हम उसके लिए सुपात्र हों, हम उसकी योग्यता को वर्ण करते हों, और योग्यता का वर्ण होना और अवतरण की प्रक्रिया का साथ होना, ये युग में ऐसा सुयोग है जो मनुष्य को अधिकारी बनाता है कि जिस भी विषय का वो अवतरण चाहता है उसका सानंद भोग वो कर सके। तो ये वो भाव है जो वर्तमान काल में युवा पीढ़ी तक अगर नहीं गया तो अवतरण की प्रक्रिया वो असत्य प्रतीत होगी, क्योंकि वो केवल अकर्मण्यता को ही प्रेरित करेगी। अवतरण की प्रक्रिया, अवतरण आप में से कितने लोग समझ गए? सब समझ गए? सब पहले से आप लोगों ने सुन रखा है काफ़ी कुछ। कुछ नया पूछना पड़ेगा। अवतरण की प्रक्रिया, कुछ दर्शक आपको जो डिजिटल माध्यम से सुन रहे हो अभी, उनको कैसे बताएंगे कि अवतरण और अवतरण की प्रक्रिया से आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे छांदोग्य उपनिषद में ये भाव आता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, कि सब कुछ ब्रह्म है जिसके द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। रॉ मटेरियल एक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य, और वो रॉ मटेरियल ऐसा है अपने आप में, वो संविधान भी है जहाँ से समस्त उत्पत्ति है, उसी में स्थिति है, उसी में विलय है। मनुष्य अपने संकल्प के अनुरूप उसमें से जो चाहे वो अवतरित करा सकता है। ये छांदोग्य उपनिषद में है। जिस विषय को हम संकल्प मान लेते हैं, अर्थात विकल्पों को हम निर्मूल कर देते हैं, संकल्प पर आरूढ़ हो जाते हैं,
वह हमारे संज्ञान में, वह हमारे ध्यान में प्रतिपल बना रहता है। हमारा समूचा प्राण, ध्यान और समय उस पर आरूढ़ रहता है, तो उसे हम मान सकते हैं कि वो अवतरण का विषय हमारा बन गया। और वह सत्यता बन सकता है, निश्चित रूप से बन सकता है, पर सत्यता को वहन करने योग्य क्षमता का होना, मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं, जिससे कि हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम का मूलतः एक ही है। वो क्या है? क्या अवतरण सत्य है? हाँ, सत्य है। क्या अवतरण ही पर्याप्त है? अपर्याप्त है। तो अगर अवतरण सत्य है पर अपर्याप्त है, तो फिर यह जानना आवश्यक है कि भी क्या है जो उसे अपर्याप्त बनाता है। सत्य होते हुए भी वो अपर्याप्त है, क्या है वो सुपात्रता है, वो योग्यता है, जिसके अभाव में केवल कामना करके संकल्प के द्वारा स्थितियों को अनुकूल बनाने की अगर हम क्षमता रखते हैं, पर उन्हें वहन करने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा? जिसे कहते हैं कि मेरे पास खरीदने की क्षमता तो है, भोजन को, अन्न को पचाने की नहीं है। तो अगर मेरे पास भोजन खरीदने की क्षमता है, पचाने की नहीं है, तो फिर क्या होगा? मैंने अवतरित तो किया, हस्तगत किया, पर मैं उसका लाभ तो ले ही नहीं पाया। तो फिर ऐसे अवतरण से क्या लाभ जो मेरे पास आके भी मुझे धन्य ना कर सके? मनुष्य पदार्थ जगत से कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति जब उद्देश्य बना करके अपने जीवन में अवतरित करना चाहता है, तो उसका वास्तविक मंतव्य एक ही होता है कि मैं धन्य हो जाऊं, अर्थात ये उपलब्धि मेरे इस जीवन पर ऐसे हस्ताक्षर हों कि हाँ, मेरा होना सार्थक हुआ। और अगर उसके स्थान पर वो बोझ बन जाए, उसके स्थान पर उसकी चिंताओं का, उसकी अस्थिरता का, उसके ग्लानि का कारण बन जाए, तो वो अवतरण उसने किसका किया? एक कामना का, जिसके योग्य वो नहीं था। तो कामना और योग्यता, इन दोनों के साथ परस्पर यात्रा का होना अनिवार्य है। केवल एकांगी प्रगति करते हुए एक संकल्प को अवतरित करना और सुपात्र ना होना, हाथ आई उपलब्धि को भी खो देना है, अथवा हाथ आई उपलब्धि का सार्थक ना होना है, अथवा हाथ आई उपलब्धि का ग्लानि का कारण बनना है और अधूरापन देके जाएगा। तो ये विषय, इस विषय को गंभीरता से हमें लेना होगा कि जहाँ अवतरण महत्वपूर्ण है, उससे कहीं महत्वपूर्ण ये भी है कि व्यक्ति जिस बात को अवतरित करना चाहता है, उसके लिए यदनुकूल उसे अपनी सुपात्रता का भी निर्माण करना होगा। अन्यथा एक अधूरा जीवन, एक अधूरे व्यक्तित्व को छोड़कर चला जाएगा। अवतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुपात्र होना आवश्यक है। मुझे लगता है ये एक जेनरिक फॉर्मूले की तरह हो गया, जैसे a+b² को हम कहते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया। आपने हेलीकॉप्टर वाला एक एग्जाम्पल दिया। मैं चाहूँगा सामान्य तौर पर कोई अवतरण की प्रक्रिया को समझने के साथ साथ सुपात्रता की तरफ भी बढ़े, वो थोड़ा उदाहरण से आप समझाएं और सरलीकृत हो जाए। मनुष्य अपने निर्णयों का परिणाम है। उसका एक निर्णय, उसकी एक कामना बनती है। कामना करना उसका अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कामना करने के साथ साथ अगर वो उस कामना के योग्य अपने आप को नहीं बनाता, केवल कामना ही करता रहता है, तो क्या होगा कि कामना येन केन प्रकारेण अगर पूरी भी हो गई, उसके हाथ भी आ गई, तो भी वो पूर्णता से उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग एक उद्देश्य बनाते हैं और उद्देश्य बना करके उस पर आरूढ़ होते हैं। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा मनोयोग लगा देते हैं। मनोयोग का तात्पर्य है अवतरण की प्रक्रिया में चले जाना, पूरी तरह से, पूरे मनोयोग से उसे अवतरित भी कर लेते हैं। पर चूंकि उनकी सुपात्रता साथ में विकसित नहीं होती, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। वो सारी स्थितियां, वो सारी उपलब्धियां उनके हाथ आकर के भी फिसल जाती हैं, बल्कि उसके स्थान पर उन्हें बहुत अधिक खेद और कष्ट का भोगन करना पड़ता है। तो सुपात्रता का निर्माण आवश्यक है, और विशेष रूप से सुपात्रता उसके अनुरूप जो उनका अवतरण का विषय है। अब मैं कहूं कि मैं संपदा चाहता हूं, अगर हम लोग अवतरण करने वालों की संख्या जाने और उनसे पूछें कि क्या अवतरित करना चाहते हो, सब लोग संपदा चाहते हैं। सब लोगों को संपत्ति चाहिए, सबको धन चाहिए, निसंदेह धन चाहिए सबको, और धन की चाहत उन्हें अवतरण के लिए बाध्य करती है अधिकांश के मन में। और लोगों के और विषय भी हो सकते हैं, और उसके अनुरूप वो सुपात्रता विकसित नहीं करना चाहते, चाहे वो उनकी शैक्षिक सुपात्रता हो, चाहे उनके धैर्य क्षमता की रूप में सुपात्रता हो, चाहे पुरुषार्थ की सुपात्रता हो,
चाहे आत्म अवलोकन की सुपात्रता, जो कि सबसे बड़ा पृथ्वी का संकट है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा संकट है आत्म अवलोकन का अभाव, और आत्म अवलोकन ही सुपात्रता का निर्माण करता है, क्योंकि आत्म अवलोकन के द्वारा ही मनुष्य अपने विषय में जान सकता है, और जो भी आवश्यक परिष्कार है, जो भी उसमें उसको उन्मूलन करना है अथवा अपने में संवर्धन करना है, उसके लिए स्वयं को प्रेरित करता है। और आत्म अवलोकन के अभाव में क्या होगा? कुछ भी अवतरण करने के लिए आप अपने आप को जुटा दीजिए, अवतरण हुआ भी आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। आप धीरे धीरे भले ही 10 उंगलियों में 40 रिंग्स पहन लेंगे, मुद्रियां पहन लेंगे, नग पहन लेंगे, एक मानसिकता ऐसी बन जाती है जो भीरुता से पूरित है। कहाँ तो अवतरण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो मेरे जीवन में रंग लाए, मुझे सार्थक करे। उसके स्थान पर मैं और अधिक भीरू हो जाऊं, और अधिक भय मेरे अंदर, आशंकाएं मेरे अंदर आकर के बहुत सारे नए खेद जन्म दे जाएं, तो ऐसा अवतरण क्या मुझे कोई सुख दे पाएगा? किसी प्रकार का नहीं दे पाएगा। पैसे की चाहत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चाहत है, होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत सारे सार्थक कार्यों का सहयोगी है, उसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। पर अगर उद्यमिता का अभाव हो, कि मनुष्य में एंटरप्रेन्योरल इंस्टिंक्ट है नहीं, रिस्क टेकिंग के लिए कोई कैपेसिटी है ही नहीं, उसका आत्मावलोकन जिसे हमने कहा कि वो बिल्कुल नहीं है, कि वो अपने आप को अवलोकन करके शिफ्ट इन स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा वो कर सके, नहीं है। केवल एक पोस्टर लगा के प्रकृति को बाध्य कर दिया कि मेरे पास अशरफियों की पोटली गिर दे। Even if I believe on this hypothesis in a transient manner, even if मैं तो पूछने वाला था कि हो जाएगा क्या ऐसा? मैंने इसीलिए उसका उत्तर दे दिया कि in a transient manner, ठीक है, चलिए अगर मैं इसको एक हाइपोथेसिस को सत्य भी मान लूं, तो क्या वो सार्थक होगा? भगवान शिव और पार्वती का उदाहरण आज भी प्रातः कक्षा में मैंने दिया कि भगवान शिव और पार्वती यूज्ड टू ऑलवेज प्रिवेल अपॉन भगवान शिव कि नहीं दीजिए। वो व्यक्ति पर उनको करुणा आ गई, माँ है, माँ को करुणा आ गई, माँ ने हठ पकड़ लिया कि इसको आप दीजिए। भगवान शिव समझाते भी हैं, पर माँ पार्वती मानती नहीं है। तो हर विवाहित व्यक्ति समझता है इस बात को कि माँ पार्वती अगर हठ पकड़ लेगी तो मुझे करना। आपकी निकलती हुई हंसी भी परिचय देती है। बहुत सारे लोगों की। तो अभी आप ही देखे जा रहे हैं। तो निश्चित है कि शी विल प्रिवेल अपॉन हिम, और वो माँ पार्वती उन पर अपना हठ करके शिव के द्वारा उस कुपात्र को धन प्रदान करा देती हैं, और वो ठोकर मार के चला जाता है। ये घटना कभी घटी कि नहीं घटी हम इस पर नहीं जाएंगे, पर ये शिक्षण का एक विषय अवश्य है कि सुपात्रता ना होने पर केवल कुछ चीज अवतरित कर लेने से मनुष्य का जीवन सार्थक या धन्य होने वाला नहीं है। यू नॉट गोइंग टू चेरिश योर लाइफ। आप केवल जिसे कहते हैं ना कि जस्ट मेयरली ए लॉपसाइडेड एक्यूमुलेशन, आप उतना कर पाओगे, अकम्पलिशमेंट विल स्टिल एवेड यू, वो तो फिर भी आपके हिसाब से दूर रहेगी जो आपको धन्य करती है। तो ये भाव गहराई से युवा पीढ़ी में जाना अनिवार्य है। अवतरण में जाओ, निश्चित रूप से जाओ, लेकिन अवतरण जिसका भी करना चाहते हो उसे सहेज पाने के लिए अपने भीतर साथ साथ क्षमताएं भी विकसित करो। अन्यथा क्या होगा, केवल एकांगी स्वरूप में लक्ष्मी का अवतरण किया और पता लगा कि लक्ष्मी का अवतरण करने के उपरांत उसने ऐसा दुष्प्रभाव दिखा दिया कि जीवन भी न रहा, पहले की स्थिति में जितना सुख चैन था वो भी न रहा। और यही अगर सुपात्रता मनुष्य में आ जाती है तो अवतरित की गई संपदा केवल उसकी पहचान नहीं बनती। अगर कोई संपदा अवतरित कर ली और वो केवल पहचान रह गई तो आप क्या करोगे? केवल उस पहचान को दूसरों की आंखों में देखोगे, देख मेरी गाड़ी, देख मेरा फला, देख मेरा ढमका, पर उससे आगे आप नहीं जा पाओगे। उससे आगे आपको ले जाएगा तो आपका विवेक आपको लेके जाएगा। इसलिए विवेक के विकास का प्रावधान अवतरण के साथ साथ होना बड़ा अनिवार्य है। अन्यथा एकांगी यात्रा से मनुष्य जीवन में कभी भी स्वयं को धन्य नहीं कर सकता, ना कोई सार्थक योगदान उसका इस पृथ्वी पर किसी अन्य को होगा। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है, मैं अवतरण की प्रक्रिया से थोड़ा सा हट करके विशुद्ध अध्यात्म की एक बात कहूँगा कि वन मैन मोक्ष इज नो मोक्ष। अगर एक व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया और उसके योगदान इस सृष्टि पर कदापि ना हो पाए, तो ऐसे मोक्ष का क्या लेना देना जिसकी आभा, जिसके हस्ताक्षर अन्य के जीवन को सार्थक करने में नहीं हो पाए? तो ऐसे मोक्ष का क्या करना? तो वन मैन मोक्ष इज नो मोक्ष। एक व्यक्ति का अवतरण करा करके और अपने आप को और लाद देना, तो किस अर्थ में जाएगा?
यही अगर अवतरण के साथ मनुष्य में सुपात्रता होगी, सद उद्देश्य होंगे, विवेक होगा, तो वो ना केवल स्वयं धन्य होगा अपितु अपने द्वारा अन्य अनेकों का कल्याण करेगा और आत्मसंतोष को प्राप्त करेगा। तो आत्मसंतोष के लिए अगर प्रावधान नहीं है तो अवतरण खिन्नता लाएगा, फ्रस्ट्रेशन लाएगा। अयोग्य व्यक्ति जब किसी भी पद पर, अयोग्य व्यक्ति जब किसी भी शक्ति पर अधिकार या आधिपत्य करता है तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो उसको भी भस्मासुर की तरह बना देता है और उसके आसपास के समूचे वातावरण को भी कलुषित करता है। तो क्यों इस प्रकार से हम आगे बढ़ें? विवेक से पहले निर्णय लें, अवतरण की प्रक्रिया की सहायता अवश्य लें, निश्चित है, अधिकार है तुम्हारा। सृष्टि में प्रावधान पहले से ही निहित है, इसमें कोई नया कार्य नहीं हम करने जा रहे, ये सृष्टि में निहित है। पर सृष्टि में साथ साथ और भी तो कुछ निहित है, उसका भी तो संज्ञान हमें लेना पड़ेगा। उस विवेक को ताक पर रखकर केवल अवतरण के लिए एकांगी प्रयास में पड़ जाना तो अपने आप को भस्मासुर बनाने जैसा ही है। एक तो आप रुका मत करा करो, आप तो बोलते रहा करो। व्यवहारिक पहलू जो मेरे मन में आ रहा था और मैं सोच रहा था कि शायद आप बोलते रहते तो अगला वो जवाब भी आ जाता। एक तो है व्यवहारिक पहलू, एक है नैतिक पहलू। व्यवहारिक पहलू में ये कहता हूँ कि एक कोमल मन का बच्चा है, मान लीजिए बहुत नया नया उसने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है या करना चाहता है, आपको लगता है वो इतना डीप डाइव करके विवेक, पहले मैं विवेकी हो जाऊं फिर मैं कुछ मैनिफेस्ट करूं, ये सोचेगा, या कामना जो हमारे भीतर पहले से उपजी हुई होती है, कामनाओं से ही हम धीरे धीरे, हमारी कंडीशनिंग ऑफ माइंड होती है, छोटे बच्चे से लेकर किशोरावस्था से लेकर युवावस्था से हम कामनाओं से भरे हुए हैं। तो ये कामनाएं हम पर ज़्यादा हावी होंगी या विवेक के प्रति हमारा जागरण जो है वो किसी तरीके से कहीं से हमको कोई जोत दिखाई देगी? आपने कह दिया, आपको सुनने वालों को शायद हो सकता है कुछ हिट कर जाए, लेकिन आमतौर पर व्यवहारिक पहलू ये है कि ज़्यादातर लोग उस कामना के पीछे पहले भागते हैं और वो तो ये कहेंगे ठीक है मैं अवतरण की प्रक्रिया करता हूँ फिर देखेंगे बाकी की बातें बाद में। यही तो समस्या है जिसके कारण इस प्रकार के हम संवाद में आए हैं। अगर ये समस्या न होती तो ये संवाद भी औचित्य नहीं रखता था। कामनाएं अगर मनुष्य के अपने गर्भ से उठें तो वो धन्य हो जाएगा, वो शिव संकल्प बन जाएंगे। कामनाएं जब ओढ़ी हुई होती हैं वो मनुष्य के लिए दारुण दुख लेकर के आती हैं और युवा मानस को सबसे पहले रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। आपने एक प्रश्न किया तो इसके साथ जुड़ी हुई मैं एक उदाहरण से कहना चाहूँगा जो सुनने वाले बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम लोग एक अभियान चलाते हैं जगरानी, जो स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। तो हमारी यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो वहाँ जाके इस तरह के कार्यक्रम करती हैं। अभी हाल ही में हमने एक विषय लिया है सेल्फ लव बच्चों के लिए कि व्हाट इज सेल्फ लव। अपने आप से तो हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, पर पहले परिभाषा करो कि सेल्फ क्या है, सेल्फ तुम किसे मानते हो, बताओ, गणना करो, अपना मूल्यांकन करो और ये बात बताओ कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स योर सेल्फ। क्या वो सेल्फ हमारा केवल हमारी सुसज्जा है, जो हमारा आवरण शीशे में दिखता है, क्या वो हमारा सेल्फ है, या वो सेल्फ हमारा है जो दूसरों की आंखों में हम अपना देखना चाहते हैं? तो हमारा सेल्फ क्या है पहले हम नक्की करें। अच्छा चलो सेल्फ देख लिया, क्या आपने सेल्फ की कभी प्रोफाइलिंग की है आप लोगों ने? ये ठीक है, जब समय आएगा नौकरी ढूंढने जाओगे तो एक प्रोफाइल बनाओगे अपनी, एक सीवी बनाओगे अपना, जिसके आधार पर प्रस्तावित करोगे कि मैं इस नौकरी का अधिकारी हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, और उसी को अपनी पहचान मान के आगे जाओगे। तो पता तो लगे कि तुम्हारी सेल्फ की प्रोफाइल क्या है। क्या सेल्फ की प्रोफाइल तुम्हारी सिर्फ एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन मात्र है या इसके अलग भी कुछ है? तो तुम्हारा सेल्फ किस बात से बनता है? जीवन से। जीवन तो बहुत बड़ा है, तो जीवन में क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन तुम्हारे सेल्फ को चरितार्थ करने के लिए पर्याप्त है? नहीं, ये तो पर्याप्त नहीं है, विचार करना पड़ेगा। तो विचार करते करते निष्कर्ष निकलता है, जब तक जीवन को सार्थक उद्देश्य नहीं देंगे तब तक सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सारी काउंटेनेंस माने ऑल दिस अपीयरेंस, और बाकी जो दूसरों के आंखों में हमने प्रिटेंशियस अपनी छाप छोड़ी है, ये सारी अपूर्ण है। लक्ष्य विहीन बन करके तो हम केवल मंडराते हुए पुतले मात्र हैं। तो फिर सेल्फ प्रोफाइलिंग में सेल्फ कहाँ है? सेल्फ तो है ही नहीं, तो सेल्फ को ढूंढना पड़ेगा। अगर सेल्फ को ढूंढ लिया तो अब बात आती है कि अब अवतरण का औचित्य बन जाता है कि मैंने इस बात को अनुभव कर लिया
कि इस जीवन को जीते समय मेरे द्वारा ये औचित्य पूरा होना चाहिए, ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में भी जानना होगा, क्या तुम्हारा उद्देश्य तुम तक सीमित है? क्या तुम्हारे उद्देश्य की उपलब्धियां केवल तुम्हारे ही तक रहेंगी या तुम्हारे माध्यम से सूर्य की भांति अन्य को भी आलोक जा सकेगा? प्रश्न है, उत्तर तुम कुछ भी दे सकते हो। तो निश्चित है कि जब व्यक्ति और गहरे सोचने जाता है अपनी सेल्फ प्रोफाइलिंग में, पहले तो सेल्फ जो है उसको बड़ा करना, सेल्फ को बहुत लघु अवस्था से उठा करके एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बना देना, तब जाकर के प्रोफाइलिंग पर आना, और फिर धीरे धीरे सेल्फ की प्रोफाइलिंग को जीवन के उद्देश्य से जोड़ना। अब जीवन उद्देश्य मान लीजिए उसने पहचाना कि साहब मेरे माध्यम से ये कार्य मैं चाहता हूं कि अंतिम श्वास लेने से पूर्व मेरे द्वारा ये कार्य संपादित हो जाए। नाउ कम्स ओके, अब आप अधिकारी बन गए अवतरण के। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य स्पष्ट है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। इन पांचों के बिना कोई भी कर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। और पहला अधिष्ठान है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मेरे पास नहीं है, ओढ़ा हुआ है। मैंने देख लिया किसी को उसमें जीवन जीते हुए, किसी के बगल में मैंने 1 करोड़ का पर्स देख लिया, पीछे पीछे चल, तो बस मुझे तो चाहिए 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 चाहिए, येन केन प्रकारेण चाहिए, छल से, प्रपंच से, द्वेष से, विघटन से मुझे चाहिए। किसी के कंधे पर भी पैर रखना पड़े चाहिए, मुझे तो चाहिए। मैं कर्म बंधनों की गठरी बांध करके भी मुझे चाहिए। हु नोज, कल को कौन जानता है कि कोई कर्म होगा, कोई बंधन होगा, कब मरेंगे नहीं मरेंगे, मर के जिएंगे भी नहीं, हु नोज। ये सारी बातें बुद्धि त्वरित निष्कर्ष निकालना चाहती है। यही बात गंभीरता से युवा पीढ़ी को बताने वाली है। ये पूरा सृष्टि एक्शन रिएक्शन पर टिकी है, और ये सत्य ऐसा है जो बच्चों को बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं। दे ऑलरेडी नो कि देयर इज अ रिएक्शन टू एनी एक्शन। तो बेटा, अगर तुम्हारी सोच इस प्रकार से एकांगी भागेगी, अगर एक तरफा भागेगी, केवल लपकने के लिए भागेगी, उहापोह में भागेगी, बिना विवेक के भागेगी, तो बेटा निष्कर्षों के लिए तैयार हो जाओ। जीवन असमंजस से भरेगा, जीवन खिन्नता से भरेगा, जीवन द्वेष से भरेगा, जीवन विघटन से भरेगा। तुम संपूर्ण रूप से सबल और संपन्न प्रतीत होते हुए भी आधे अधूरे रह जाओगे। इसलिए अनिवार्य है कि अवतरण की प्रक्रिया से पूर्व विवेक के द्वारा अपने लक्ष्य का निर्धारण करो। पता तो हो कि तुम चाहते क्या हो, तुम बनना क्या चाहते हो। केवल एक पदार्थ विशेष के आज के अभाव को क्या तुमने जीवन उद्देश्य मान लिया? इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वो सारी जीवन रूपी निधि को तुमने आहूत कर दिया केवल एक तुच्छ से पदार्थ के लिए, जो मिलके भी तुम्हें अधूरा छोड़ जाएगा, जो मिलके भी इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में आत्मसंतोष आ जाएगा। तो विचार करो। तुम्हें अधिकार है कि तुम सोच सको कि प्राइवेट जेट मेरा हो। तुम भले उसकी फोटो अपने सामने लगा करके उसकी आरती प्रतिदिन उतारा करो, तुम अपना इष्ट एरोकेयर प्राइवेट जेट को बना लो, अच्छी बात है, समझ में आता है। पर क्या इतने वर्ष से जीवन तुम्हारा चरितार्थ हो जाएगा? लेट अस अंडरगो अ सिमुलेशन कि इफ यू हैव अ प्राइवेट जेट, डू यू कंसिडर दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड? बात क्या है कि कामनाएं अकेले में अपनी खोपड़ी के इस कक्ष में बुनी जाती हैं। वहां कोई और साक्षी होता नहीं जो मार्गदर्शक या प्रेरक बन करके उस समय टोक सके। ये तो तुम सोच रहे हो, क्या इतना पर्याप्त है? जो कुछ होता है अपने भीतर त्वरित स्वरूप में होता है, और उस त्वरित प्रक्रिया में हम तत्काल आरूढ़ हो जाते हैं। वो आवेग उन्माद बन जाता है, और उस आवेग और उन्माद में बाकी सब ताक में रह जाता है। ईर्ष्या, छल, प्रपंच, जो कोई आकर के बीच में बोलता भी है, उससे दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति दिखता है। तो क्यों ना फिर हम ऐसा कोई स्वगुरु अपने भीतर जन्म दें जो किसी भी कामना को बुनने से पहले इस प्रक्रिया को दृष्टि में ले आए। हो सकता है कि हमारी इन बातों का औचित्य बच्चों में अगर 18 साल की आयु में नहीं पड़े, 20 साल की आयु में नहीं पड़े, जीवन के कुछ असफलताओं के बाद संभव है कि ये विवेक उनमें जागे, पर कम से कम उनमें इस बात से अवगत तो करा देगा। और ये भी संभव है कि बहुत से बच्चे जो मैनिफेस्टेशन जैसी प्रक्रिया के द्वारा बहुत कुछ अवतरित करने के लिए अगली फीस भरने वाले हैं, वो पहले इस विषय पर विचार करें कि जीवन लक्ष्य तो स्पष्ट नहीं है, केवल एक पदार्थ के अभाव के कारण हमने अपने भीतर एक उन्माद को जन्म दे दिया है कि आई जस्ट वॉन्ट दिस, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस, व्हाट द हेल इज दिस इज गोइंग टू मेक मीन इन माई लाइफ।
इसका कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सोचना, मुझे तो बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये तो बाल हट है, ये तो बाल हट है। तो इस बाल हट से तुम क्या कर पाओगे, सोचो तो सही जरा। तो फिर धीरे धीरे जब बच्चे को हम विवश करते हैं, अभी तक का जो अनुभव है, हमारे बीच में कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने सेल्फ प्रोफाइलिंग बच्चों की इस पद्धति पर कराई है और बच्चों को कहा कि बेटा तुम अपने सेल्फ को, इसकी परिभाषा लो, अपने सेल्फ को बड़ा करो और सेल्फ प्रोफाइलिंग में लिखो तो सही क्या है। तो बच्चे हिल गए हैं, जो मुझे अवगत कराया गया कि वो बच्चे हिल गए हैं कि हम कौन से सेल्फ की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। अभी तक सेल्फ समझ किसको रहे थे, अभी तक सोचा ही नहीं था कि कोई सेल्फ भी होगा जिसकी प्रोफाइलिंग करनी होगी। माने जो मैं हूं मुझे अपने ही पता नहीं है, तो मुझे मेरा पता तो दो पहले कि मैं हूं और मैं क्या हूं। एक नाम हूं, एक रूप की पहचान हूं, एक शिक्षा की जितनी डिग्रियां मैंने प्राप्त की हैं क्या वहीं तक सब सीमित है या इससे आगे भी मेरी कोई पहचान होने वाली है। क्या ये सब इतना ही रहेगा? अगर ये इतना ही रहेगा तो मैं एक बहुत सुंदर फ्लावर वॉस हूं, इससे अधिक मैं नहीं हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई उपयोग भी हो तो मेरे जीवन को एक मर्म देना होगा। तो बच्चे अभी तक जो अनुभव आया वो बहुत इससे प्रभावित हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर सभी नहीं तो जिन बच्चों में थोड़ा विवेक होगा, वो भले ही मैनिफेस्टेशन से आकर्षित हैं कि नहीं हैं, भले ही वो इस प्रक्रिया में कभी जाने वाले थे कि नहीं थे, पर निश्चित रूप से इससे उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा कि जीवन उद्देश्य को आज बुन लेना चाहिए, जिससे हमारी जो शैक्षिक योग्यता है वो भी धन्य हो सके, वो भी सार्थक हो सके। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शैक्षिक योग्यता प्राप्त करते हैं पर उद्देश्य बुना हुआ नहीं होता। उद्देश्य विहीन होकर शैक्षिक योग्यता वो प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके उपरांत क्या होता है, उसके उपरांत उनमें विघटन और खिन्नता बहुत अनेकों अंशों में आती है और फिर वो शैक्षिक योग्यता भी उन्हें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे पाती है। फिर वो ढूंढते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, अधूरेपन में बहुत कुछ ढूंढते हैं। विषय कहीं भटक ना जाए, इसलिए मैं इस विषय को यहीं विराम नहीं, देता हूं। बिल्कुल नहीं भटका है, बिल्कुल सही विषय पे है अभी। तो मैं तो मज़ा ले रहा हूँ इसको सुनते सुनते। मेरे कई सवालों के जवाब आ रहे हैं और सच पूछिए तो यहाँ तो बड़े जानकार लोग बैठे हैं, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे एक अवसर मिलता है दर्शकों, श्रोताओं के रिएक्शंस को भी जानने का, और मैं जानता हूँ कि जब आप कोई बात कहते हैं तो जिन लोगों को आपकी बात जची या समझ में आ रही है, उस स्तर पर पहुँच गए हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कई लोग जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो युवा बार बार घूम फिर कर इस पर आएंगे और उनके मन में यही आएगा बार बार। दो सवाल आएंगे, मैं एक एक करके रखता हूँ। पहला तो ये, गुरुजी सब ठीक है, ये बताइए बस मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और आप उसका विवेक, उसका चाहे उसका आपने कहा कि ऑब्जेक्टिव के बारे में वो सोचे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, मकसद क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। इसके बावजूद उसको ये एक जादू की तरह लगता है कि मुझे बैठे बैठे सब मिल जाएगा, मुझे हाथ पांव नहीं चलाने। हमने आपने गीता के 3रे अध्याय पर इतनी विस्तृत चर्चा करी थी, और दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि भाई सोचो और हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हाथ पांव हिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का दूसरा पक्ष मैं बाद में रखता हूँ, पहले ये वाला। कर्म के बिना इस पूरी सृष्टि में एक कण भी नहीं है। इस सृष्टि में कर्म ही केवल एक वो आधार है जिससे अकर्मण्यता भी संचालित है। जिसे हम अकर्मण्यता कहते हैं वो भी कर्म है, निश्चित रूप से कर्म है। तो कर्म के बिना तो कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति का एक केवल ये इंटेंशन लेके बैठना कि मुझे अमुक चाहिए, उसके अवतरण के लिए मुझे चलना है तो वो भी कर्म। उसे भी हम ये नहीं कह सकते वो कर्म नहीं है, वो भी कर्म है। पर सबसे बड़ी बात फिर से उसको यही समझाने वाली है कि अपने भीतर, ये पहली बात तो ये कहनी पड़ेगी कि हम जो कुछ समझा रहे हैं ये सभी को समझा पाना तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक आतुरता बनी होती है, वो आतुरता में एक ऐसा अविवेक का पुट भी होता है जो अपने विपरीत कुछ भी समझाने वाले को किसी प्रकार से भी सुनना नहीं चाहता। ये बात तो पहले मान के चलनी पड़ेगी कि अगर हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, अगर ये भाव आपस में साझा कर रहे हैं, तो अवतरण अथवा अकर्मण्यता के द्वारा जो वो समझते हैं, अवतरण करने की प्रक्रिया में जाने वाले अगर 100 लोग हैं
तो संभव है कि 90 हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो ये पॉडकास्ट 10 के लिए बन रहा है। ये हमें अपने आप को आश्वस्त करना है कि 90% नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक सत्य का पता लग गया, आपने कहा अवतरण क्या सत्य है, मैंने कहा हाँ, तो इसने के बाद वो पॉडकास्ट बंद कर देगा। बस ठीक है, आजमाता हूँ। अब मुझे आगे नहीं सुनना, आगे मुझे राम कथा नहीं सुननी, मुझे आगे नहीं जाना। 10% वो लोग होंगे जिनमें उतना धैर्य होगा, वो कहेंगे पूरी बात सुन लेनी चाहिए। तो ये 10% के लिए है, ये सबके लिए है भी नहीं। बाकियों को तो अपनी प्रवृत्ति और अपनी वृत्ति के अनुसार काल प्रवाह में बहना है। पर वो जो 10% है, उनके माध्यम से बहुत बड़े सार्थक निर्माण हो सकते हैं, बहुत बड़े सार्थक योगदान हो सकते हैं। तो ये उन 10% के लिए है जो ना जाने अपने अवतरण की, विवेक के द्वारा अवतरण की प्रक्रिया से ना जाने कितनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए गरिमा में आजीविका का आधार बना दें, प्रेरणा का स्रोत बन जाए, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए काल प्रवाह को मोड़ने वाले बन जाएं, तो वो 10 भी धन्य कर देंगे। तो ये है उन लोगों के लिए जिनमें ये धैर्य है कि वो समझ सकें कि हाँ, अवतरण सत्य है, पर अवतरण ही मात्र अधूरा सत्य है। अवतरण से पूर्व अगर साक्ष्य पूरा सार्थक लक्ष्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जो पुराना हमारे यहाँ प्राचीन उदाहरण है, राजा से हम ये कहेंगे एक जोड़ी जूते दिलवा दो। राजा ने कहा कि मांग क्या मांगता है, एक जोड़ी जूते दिलवा दो। तो एक जोड़ी जूते लेकर के राजा से हमने अपने उस वरदान को समाप्त कर दिया। तो बाकी जीवन अवतरण भी कुछ ऐसा है, आपने पूरी शक्ति लगा करके, पूरे मनोयोग से उससे आशाएं संजो करके उसकी पूरी प्रक्रिया को अगर आप में उतने गंभीरता है, सत्य तो ये है कि 90% फीस भरेंगे, अवतरण की प्रक्रिया को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें इतना अधीर स्वरूप होगा कि वो उसकी प्रक्रिया के साथ भी गंभीरता से नहीं जा पाएंगे। फोटो बनेगी, फोटो खिंचेगी, फोटो लगेगी, वाक्य बुने जाएंगे, वाक्य रटे जाएंगे, लिखना पढ़ना सब हो जाएगा, पर कौन करे? सर दर्द में चंदन लगाना है मुफीद, पर चंदन को घिसना और घिस के लगाना भी सिर दर्द है। तो कितने लोग करेंगे? नहीं कर पाएंगे लोग। निश्चित मानिए कि बहुत से लोग ऐसी प्रक्रियाओं पर जाकर के भी अपना कोई भला नहीं कर पाएंगे, और जो थोड़े बहुत टिक गए वो भी अधूरे, जो नहीं टिके वो अधूरे, जो टिक गए वो भी अधूरे। और इसके अनुपात में वो जिनका सार्थक जीवन उद्देश्य स्पष्ट हो गया, अब वो उद्देश्य के प्रकाश में अवतरण में गए, वो तो बहुत बड़ा कार्य कर देंगे। उनके द्वारा तो इस पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े सृजन संभव हैं। तो क्यों ना हम उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक गंभीरता से करें, जिससे पूरा जीवन ही धन्य हो जाए, अपितु इसके कि हम छोटे छोटे तमाशों के लिए करें और वो तमाशे भी औने पौने रह जाएं, और फिर हम कहते फिरें कि नहीं साहब हमने भी किया था, कुछ नहीं होता है, हमने बहुत करके देखा, ये सब पैसा बेकार करने की बातें हैं। अध्यात्म विज्ञान के साथ जो चेतना का हमारा विज्ञान है, वो विडंबना क्या रही? वो विडंबना ये रही, सिद्धांत और सूत्र को उसके अनुरूपता में हमने अपना तप नहीं दिया। तप के अभाव में हमने सूत्र से आशा की कि ये हमें तदनुकूल परिवर्तन या परिणाम दे जाएगा। वो तो हो नहीं सकता। कमर तोड़ करके पवित्रता हम ला नहीं सकते, कमर तोड़ के अनुशासन हम ला नहीं सकते, कमर तोड़ के संयम का अनुपालन हम कर नहीं सकते, और हम उसके उपरांत क्या कहते हैं? किया तो बहुत है, निपटता नहीं है। तभी अध्यात्म विद्या के स्थान पर जो भय के जितने भी आयाम हैं वो अधिक प्रचलित हैं, क्योंकि भय में एक बड़ा सौंदर्य है, द्रुत गति से हृदय तक पहुंच जाना, और भयभीत करा के आप किसी से बहुत सहजता से बहुत कुछ करा सकते हो। मनस्वी बनाना तो बड़ा कठिन है। अवतरण की प्रक्रिया के साथ भी अगर हम गंभीर नहीं हुए, ये सत्य उनको परिचित नहीं कराया कि बेटा ये सत्य होते हुए भी केवल इतना ही सत्य नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है, तुम्हें अपना आपा देना है तो किसी बड़े उद्देश्य के साथ अपने आपा दो, जिससे तुम इसको बीच में छोड़ ही नहीं पाओगे। जिसमें इतना धैर्य आ गया कि वो अपने जीवन लक्ष्य की अवधारणा के लिए पहले बैठा, पहले उसने आकाश से पूछा मुझे स्पष्टता दो कि मेरा जीवन उद्देश्य है क्या, और फिर उसने अपने भीतर कांट छांट करनी आरंभ कर दी। एक समय व्यतीत करके उसने अपने आप के लक्ष्य की एक अवधारणा कर ली। जिसने इतना पुरुषार्थ कर लिया, वो अवतरण की प्रक्रिया के लिए बिना एफर्मेशन, बिना जर्नलिंग, बिना चित्र, वो सब कुछ यथावत कर लेगा, क्योंकि अंततगत्वा अवतरण करना किसने है? एक सशक्त भाव ने। भाव ही तो
भगवान है, जहाँ चित्त वहाँ प्राण। तो चित्त अगर स्पष्ट हो गया तो प्राण का अवतरण ही अवतरण प्रक्रिया है, क्योंकि माँ पार्वती की अनुकंपा प्राण, इसी के द्वारा तो अवतरण संभव है ना इस पृथ्वी पर। तो चित्त स्पष्ट नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है और हम अवतरण के लिए चल निकले तो औना पौना बौना, इसका परिणाम और कुछ निकलेगा नहीं। तो स्पष्टता अनिवार्य है उद्देश्य की, उद्देश्य की, कामना की नहीं। और उद्देश्य ऐसा जो तुम्हारी नाभि से उठे, उद्देश्य ऐसा नहीं जो तुमने आरोपित कर लिया, देखा देखी ओढ़ लिया। ओढ़े हुए उद्देश्य का निर्वाह कभी नहीं होता। ओढ़ा हुआ उद्देश्य कभी आत्मसंतोष नहीं देता है। ओढ़ा हुआ उद्देश्य अगर अंबार भी लगा देगा तो मनुष्य अधूरा ही पड़ा रहेगा, वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, वो कभी तृप्त नहीं हो पाएगा, कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कह पाएगा कि मेरा जीवन या मेरा होना धन्य हुआ, मैं पृथ्वी पर बोझ नहीं रहा। ये भाव बच्चों में देना बहुत अनिवार्य है। तो मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा अगर 10% से भी, अगर 2% में भी ये भाव चला गया तो उनके द्वारा भी बहुत गंभीर और बहुत ही सृजनात्मक प्रयास पृथ्वी पर संभव होंगे। एक सवाल मन में आ रहा है, अब पता नहीं, मुझे याद है कई सवालों के जवाब में सर मुझे डांट देते थे, ये रहने दो, ये रहने दो। अब ये सवाल लेकिन फिर भी आ रहा है मन में, देखता हूँ आप इसका जवाब देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि दूसरों से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग किसी भी चीज़ को बेच सकती है। मार्केट में हमने देखा है क्या क्या नहीं बेचा जा सकता है अगर सही तरीके से पैकेजिंग की जाए। आज मैनिफेस्टेशन की मार्केटिंग ज़बरदस्त तरीके से हुई है, उसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया हुई है। उसको जो बेचने वाले हैं उन 90% लोगों को, मैं 10% की बात नहीं करता, वो निश्चित तौर पर आपको सुन रहे होंगे, उनके बारे में मेरा सवाल का वो दूसरा पक्ष अभी बाकी है। लेकिन इस मार्केटिंग पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि ये युवाओं को बहुत लुभा रही है। वो आकर्षण का सिद्धांत ठीक है, ये आकर्षण का सिद्धांत ज़्यादा काम कर रहा है कि उन्हें पता है कि हाँ लोग आएंगे ही आएंगे, इसके चक्कर में आ गए। बाजार में सब कुछ है बिकने के लिए, खरीदार अपनी पहचान बता तू कहाँ है। ये तो उपभोक्ता को देखना है ना कि तुम वस्तु का उपभोग करना चाहते हो या उपयोग करना चाहते हो। अगर तुम उपभोग करना चाहते हो तो बलि चढ़ जाओ किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की प्रणाली के। अगर उपयोग करना है तो अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। ये दो संस्कृतियां बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर विघटन हो रहा है तो उपभोग से हो रहा है, क्योंकि उपभोग के लिए भड़काया जाता है और उसके लिए व्यक्ति ललायत हो जाता है, लालसा जागती है और वो उनका भाजन बन जाता है, उपयोग पीछे छूट जाता है। इतना विवेक तो उस उपभोक्ता को अपने भीतर जागृत करना होगा कि मैं उपभोक्ता नहीं उपयोगकर्ता बनूं। अगर मैं उपयोगकर्ता बनूंगा तो जो पदार्थ मैं खरीदूंगा, जो कोर्स में खरीदूंगा या जो कुछ भी मैं क्रय करूंगा, खरीदूंगा, वो मुझे धन्य कर जाएगा, मेरे जीवन में बहुत एक रंग जोड़ जाएगा। और अगर मैं केवल उपभोक्ता हूं, उपभोग करने वाला हूं, तो मैं होली जल रही है, उस होली में मैंने भी अपने संसाधनों को जला दिया। तो मैं उपभोग करता हूं या उपयोग करता हूं, यह प्रश्न अपने आप से करना होगा। जैसे ही आप अपने आप से ये प्रश्न करते हो कि मैं उपयोग करता हूं, तो अगर आप उपयोग करता हैं तो आपके लिए प्राइवेट जेट भी कम है, इससे बड़ा कोई अगर हो सकता है, रॉकेट भी हो सकता है, तो आप खरीद दीजिए अपने लिए अगर आप उपयोग करता हैं। और अगर आप केवल उपभोग करता हैं तो अगली बाइक खरीदने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि क्या मेरे उपयोग में आने वाली है। उपयोग में आई हुई चीज़ें हमारी पहचान नहीं बनती हैं, वो हमारे जीवन को सार्थक करती हैं। उपभोग में आने वाली चीज़ें हमारी पहचान बन के अटक जाती हैं, और जो केवल पहचान है, जो ना रहने वाली है, वो तो क्षणिक है। और वो क्या होगा, क्षणिक के लिए प्रदर्शन बार होता रहता है, आई हैव दिस, लेट मी फ्लॉन्ट दिस, यही है। गाड़ी, कुछ भी हम उसकी गिनती क्या करें, हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। यही है, 3-4 चीज़ें हैं जिनके आसपास अटके बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उपयोग करता हूँ या उपभोग करता हूँ, ये प्रश्न उसे पूछना पड़ेगा। मेरा एक निष्कर्ष भी जगरानी के कार्यक्रमों से अभी निकला है। जब हमने जगरानी का कार्यक्रम आरंभ किया, मैं उसका उल्लेख इसी में कर रहा हूँ, लड़कियों के प्रशिक्षण का कॉलेजेस में, तो उससे पहले बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे विचार आए कि आज के युग में आप कॉलेजेस में जा रहे हो, कोई नहीं सुनेगा,
इस समय बच्चों में वो विकार आ चुके हैं साहब, दुनिया में इतना कुछ हो चुका है, लड़के लड़कियों का भेद उस स्तर पे ख़त्म हो गया है, लोग व्यसनों में इतना लिप्त हो चुके हैं कि आपने दुनिया देखी नहीं, आप केवल उपनिषद और ब्रह्म मुहूर्त ध्यान तक सीमित हैं, आपको क्या पता क्या होने वाला है। एक बार के लिए तो मैं भी, जिसे कहते हैं ना, अंदर से बैकफुट हो गया कि कहीं ये ना हो कि हम लड़कियां तैयार करने लगे हैं, उनको कॉलेजेस में भेजने लगे हैं और पता लगा कि हमारी लड़कियां बेचारी जाके कहने लगी कमर सीधी करके गायत्री मंत्र बोलो, और मुंह पे किसी ने सिगरेट का धुआं छोड़ दिया लड़की ने, तो क्या होगा। ये मन में भाव था। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि एवरीबडी वॉज प्रूवन रॉन्ग। जब जब वो लड़कियों के कॉलेज में गए, यहाँ तक कि मुंबई में, दिल्ली में, अन्य शहरों में भी जहाँ की मुख्यतः हम मानते हैं कि इस प्रकार की संस्कृति का अधिक प्रचलन होगा, वहाँ जो बच्चों में वो गए, बच्चे उन विषयों को सुन करके इतने गंभीर हुए कि बाद में जो फीडबैक आई, बच्चे रोए, आंखों से आंसू भी निकले कि वे नेवर थॉट कि दिस कुड बी अनदर पर्सपेक्टिव टू साइट द अफेयर्स ऑफ द लाइफ। इस तरह से हो सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे सोचा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद हमने अपने ही बच्चों का केवल एक पक्ष का मूल्यांकन किया है, बाकी मूल्यांकन करना बाकी है। अगर हम गंभीरता से उतर जाएं, ये विषय उनके संज्ञान में लाएं, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो उपयोगकर्ता और उपभोगकर्ता के विषय में ना जाने। ये ठीक है, आरंभ में बच्चे सुनेंगे तो एक व्यंग भी बनता है, हाँ भाई उपयोगकर्ता, हाँ भाई उपभोगकर्ता, ये व्यंग बन सकते हैं, पर ये व्यंग तक सीमित नहीं रहेगा। मजाक मजाक में रिस करके सत्य जब भीतर जाता है तो मनुष्य को आंदोलित करता है। आज के बच्चे की धारक क्षमता हमारे काल से कई गुना अधिक है। जब हम युवा थे तब उस समय कहा करते थे कि मनुष्य 10 से 15 हजार भिन्न विचारों को एक दिन में अनुभव करता है। काल बीता तो कहने लगे 20,000 विचारों को। आधुनिक शोध का निष्कर्ष कहता है कि एवरी सिंगल ह्यूमन इज एक्सपीरियंसिंग मोर देन 60,000 थॉट्स एवरी डे। अब मैं तो इसी बात में सोचने में लग गया कि 60,000 विचार एक दिन में अगर वो सोचता है तो एक सेकंड में, तब लगा अच्छा इसीलिए आजकल शॉर्ट रील ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो प्रेरित करती हैं कि 60 सेकंड में आप पता नहीं कितने सारे विचारों को अपने भीतर ताना बाना बुन जाए। मैंने गणना तो नहीं की, आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट एग्जैक्टली हैज़ कम टू माई ऑब्जर्वेशन कि 60,000 प्रकार के विचार एक दिन में व्यक्ति अनुभव करता है। तो इतने अधिक विचारों को अनुभव करने के लिए मस्तिष्क का कितना बड़ा अंश उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया होगा। तो निश्चित है कि देयर ब्रेन इज मोर डेवलप्ड देन अस, मे बी इट इज अंडर सम फॉग, इट इज क्लॉग्ड, वो ठीक है, वो बात अलग है, पर है तो सही, हमसे तो अधिक मस्तिष्क का उन्होंने प्रयोग कर लिया है। तो हम उनकी धारक क्षमता को अभी पूरी तरह जान नहीं पाए। केवल उनकी प्रतीतियां या उनके थोड़े से व्यसन हमारे सामने आए, जिन्हें देख करके हमने ये कह दिया कि नहीं, इनका कुछ नहीं होने वाला। अनुभव यह बताता है, प्रत्यक्ष अनुभव यह बताता है, उनमें गंभीरता का कोई अभाव नहीं है। वो निश्चित रूप से ऐसे विषयों को सुनना चाहते हैं, इन्हें जानना चाहते हैं, इनके विषय में आगे आना चाहते हैं। हमने कार्यक्रम किया था सात्विक अहंकार की महाशक्ति, कि सात्विक अहंकार की महाशक्ति, कि द प्योर ईगो, द माइट ऑफ द प्योर ईगो। अब वो सात्विक अहंकार की महाशक्ति में अहंकार का परिष्कृत स्वरूप उनके सामने लाया कि अहंकार क्या है, व्हाट इज इजनेस। तुम हो तो तुम्हारी घड़ी, तुम हो तो तुम्हारे बाल, तुम हो तो तुम्हारा स्टाइल, तुम हो तो तुम्हारी आईब्रोज, तुम हो तो तुम्हारे कपड़े, तुम हो तो ये सब कुछ है ना, तुम ही नहीं हो तो नथु लाल तुम क्या हो। तो इस स्वरूप में हम धीरे धीरे उनको अंतर्मुखी करते हैं। 7-8 कक्षाओं के 10 कक्षाओं का लगभग वो पाठ्यक्रम बना है, उसका पढ़ाया गया। बच्चे बहुत प्रभावित हुए। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम को बच्चे इन महानगरों के कॉलेजेस में सुनने के लिए भी आतुर होंगे। लगता था कि लड़कियां सब कॉलेजेस की हैं, जब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो हॉल खाली दिखेगा। पर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हमने अनुभव किया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रुचि नहीं ली, अपितु उन सबसे गुथ गए जो इस कार्यक्रम को करने के लिए वहाँ गए थे। तो मेरा ये मानना है कि एक बार ये संदेश उनके सामने गया तो वो संदेश को अनसुना नहीं करेंगे। हो सकता है आरंभ में इतनी लंबी वीडियो देखने का साहस सब में ना हो सकता है कुछ एक देख पाएं, बाकी उनको प्रेरित करें। ये भी हो सकता है कि इसका मर्म, इसका संदेश किसी स्वरूप में जाए। सारी बात तो मैं नहीं जानता हूँ किस स्वरूप में, किस प्रारूप में इस पॉडकास्ट के क्या शॉर्ट बनेंगे या क्या बनाया जाएगा, कैसे परोसा जाएगा,
उतना मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि हम अपने बच्चों का जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो पूरा नहीं है, उनमें गंभीरता है, साथ साथ वातावरण की अस्थिरता भी है, क्योंकि वातावरण की अस्थिरता हमारे अनुपात में अनेकों गुना आज विद्यमान है। तो वी हैव टू फैक्टर दैट एज वेल। हम ये कह कर के प्रयास छोड़ दें कि नहीं इनका कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं हम अपनी अकर्मण्यता को आमंत्रित कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आशा है कि बच्चे, मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि संभव है कि सुनते हुए ये ना लगे कि उपभोगकर्ता और उपयोगकर्ता ये हिंदी के टेक्निकल शब्द हैं, क्या बच्चा इनको सुन करके समझने की चेष्टा करेगा, क्या इनके प्रति रुचि जागृत कर पाएगा, या वो समझेगा कोई शास्त्री जी का वो भाषण चल रहा है उसको सुन के किनारे करेगा। मेरा मानना है कि नहीं, वो नहीं करेगा, वो इसकी गंभीरता पर जाएगा, वो विचार करेगा कि क्या मैं उपयोग करता हूँ, उपभोग करता हूँ, और विवेक कुछ का अवश्य जागेगा, सबका जागेगा असंभव है, पर ऐसा भी नहीं कि किसी का विवेक नहीं जागेगा। मैं अपने जगरानी कार्यक्रम के जो परिणाम आए हैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ, उनसे बहुत आशान्वित हूँ, और मुझे आशा है कि इसका सार्थक परिणाम अवश्य निकलेगा। अंश अलग अलग हो सकते हैं। आपने एक मेरा विषय भी छेड़ दिया बीच में, तो वो भी मैं बता दूं कि आपने कहा लंबी चर्चा है, कितना सुनेंगे नहीं सुन, आजकल पॉडकास्ट ही सबसे ज़्यादा सुने जा रहे हैं। आपने देखा हर गली चौराहे पर पॉडकास्ट के स्टूडियो भी बन गए हैं, पॉडकास्ट लेने वालों से ज़्यादा पॉडकास्ट देने वाले पैदा हो गए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हो गए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी निकल कर आए हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे। तो बच्चे सुन रहे हैं क्योंकि युवा कंज्यूमर ज़्यादा है। पॉडकास्ट को, लंबी चर्चा को, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको सत्यापित भी करता हूँ एक जर्नलिस्ट होने के नाते, कि लोग बड़े धीरज से, खासतौर पर युवा बड़े धीरज के साथ सिर्फ शॉर्ट रील्स नहीं देख रहे हैं, वो लंबे पॉडकास्ट को भी सुन रहे हैं। उन्हीं 10% की बात करते हैं। आपने एक 10% वर्ड दिया है, मुझे लगता है कि वो 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, बहुत उम्मीद करें तो 50 भी हो सकता है। हम बहुत आपने एक ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा दिखाया कि ये बच्चे, इनका ब्रेन ज़्यादा शार्प है, रिसेप्टिव पावर ज़्यादा है, और ये बच्चे ज़्यादा संभावनाओं से भरे हुए हैं, तो इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन 10% 25% बच्चों के लिए आप अभी कोई सेल्फ प्रोफाइलिंग की एक्सरसाइज या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि बेटा ये 5-6 पॉइंट है, पहले इन पर विचार करना शुरू करो। आप जिस प्रोफाइलिंग की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे आगे बढ़ें।